गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सचिन मेरा क्लासेस अगेन। आज आप लोगों का जो सीएमए इंटर में एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो पेपर था, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। वैसे अभी मैं जो मैडम से डिस्कस कर रहा था कि आज का पेपर अपन ये कह सकते हैं मॉडरेट पेपर था, नॉट सो इजी एंड नॉट सो हार्ड, मतलब मिक्स पेपर था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सचिन मेरा क्लासेस जयपुर में सिचुएटेड है और हम सभी लेवल की सीएमए इंटर फाउंडेशन फाइनल तीनों लेवल की ऑफलाइन ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आज का पेपर जो था इन कंपेयर टू द प्रीवियस ऑल पेपर्स ऑफ दिसंबर 2022 सिलेबस, कैसा पेपर था आपके हिसाब से? सर, आज के पेपर में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं एमसीक्यू का थोड़ा सा लेवल अप था आज तक जो हमारे पेपर्स आए हैं। बाकी सब्जेक्टिव का वैसा ही एवरेज लेवल था, नॉट टू मतलब ये इतना लो भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था। मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं जो या अलग हटके क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर? एमसीक्यू के अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़े हटकर आए हैं, बाकी जो हमारे सब्जेक्टिव हैं वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब अगर देखा जाए तो मॉड्यूल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में से? कुछ पास्ट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे यहाँ पे, जैसे दो क्वेश्चंस तो जस्ट हमारे लास्ट अटेम्प्ट में से ही आ गए। हाँ जी, लास्ट अटेम्प्ट से ही आ गए, दो क्वेश्चंस तो आए। कुछ तो शायद आप जो कह रहे हैं कि आपने जो अपनी टेस्ट सीरीज ली थी उसमें से भी वो हाँ हाँ, क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने हमारी टेस्ट सीरीज में दिए थे, जैसे इशू ऑफ शेयर वाला जो क्वेश्चन आया है वो पूरा मेरी टेस्ट सीरीज में मैंने डाला था, वो एज इट इज आया है इनका। बच्चों, ये स्वाति महेश्वरी मैम है, सी एम ए इंटर एंड फाइनल दोनों में इन्होंने एआईआर सिक्योर की है और इनको 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैम, एक बार आप आज का जो पेपर है उसके बारे में बच्चों को डिटेल में बताइए कैसा पेपर था और एमसीक्यू के इनके क्या आंसर्स थे। श्योर, थैंक यू सर। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा आज का। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट हमारा 50-50 मार्क्स का होता है, एज यू ऑल नो। तो आइए हम सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आंसर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपल्सरी होता है, 15 एमसीक्यूज आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बुक ऑफ अ कंपनी। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट, जो हमारे अकाउंट्स एंड बुक्स मेंटेनेंस के सेक्शन होते हैं वहां से लिया गया है ये सेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देखें, जो भी चीजें हमारे आरओसी के साथ हमें फाइल करना कंपलसरी होता है, वो सारी चीजें एक कंपनी को एज अ बुक और रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ओके, तो एनुअल रिटर्न्स आरओसी के पास जाते हैं, रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स हमारे केएमपी कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, हमारे शेयर होल्डिंग किस डायरेक्टर के पास कितना है, ये सब आरओसी के साथ में फाइलिंग होती है। बट हमने कौन से इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखे हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, ये आरओसी के साथ फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो दिस इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बुक ऑफ कंपनी। ओके, सेकंड हमारा चैप्टर बायबैक से लिया गया है। बायबैक का थियोरेटिकल पार्ट, जो हमेशा मैं आपको क्लास में बोलती हूँ कि इज इम्पॉर्टेंट, बायबैक का जो थियोरेटिकल पार्ट होता है उससे एमसीक्यू कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज आउट ऑफ। तो हम कहाँ कहाँ से बायबैक कर सकते हैं, ये हमारा बायबैक का सेक्शन हमें बताता है। हम फ्री रिजर्व से भी यहाँ पे कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स एंड ऑल्सो प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ये चारों ही हमारे सोर्सेज हैं जहां से हम हमारे बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आंसर शुड बी 1, 2 और 3 और 4। ओके, so your correct answer is D. Now third one is, which of the following is not a criteria to classify a liability as a current liability। देखिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा आइटम है जो करंट लाइबिलिटी में फॉल नहीं होता है। ओके, नॉट अ क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ लाइबिलिटी एज अ करंट लाइबिलिटी। तो मैंने क्लास में इंडेस में आपको 4 आइटम्स बताए थे कि किसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में भी कि किस
पार्ट को हम करंट लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं, तो वहां पे मेरे 4 पॉइंट्स थे आपके, ठीक है। वही 4 पॉइंट्स में यहाँ पे है, देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए, 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाए, हमें डेफरमेंट का कोई राइट नहीं हो 12 महीने से ज्यादा, और अगर वो ट्रेडेड वाली लाइबिलिटी है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे आप चेक करें, फर्स्ट तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, सेकंड में इन्होंने क्या डाला है, इट इज हेल्ड प्राइमरीली नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, जबकि यहाँ पे लैंग्वेज होता है कि करंट लाइबिलिटी में वो फॉल करता है जो कि बीइंग ट्रेडेड है। तो दिस इज माय आंसर कि ये आप लोगों का करंट लाइबिलिटी में फॉल नहीं होता है, ठीक है। सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स सेटल होगा तभी वो करंट लाइबिलिटी है। मेरे पास में कोई भी डेफर करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो द कंपनी डज नॉट हैव an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months. So my correct answer will be B. Okay. So fourth पे आते हैं, in the notes to accounts contingent liability shall be classified as. तो आप लोगों को सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे हमारी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आती हैं, ओके। तो कंटेंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। पूरा नोट मैंने आप लोगों को बनवाया हुआ था कि ये हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्या कहते हैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। इसमें देखिए, फर्स्ट, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट, दिस इज माय कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर कंपनी ने किसी को गारंटी दिया है तो दिस इज माय कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अदर मनी फॉर कंपनी इज कंटिंजेंटली लाइबल, मे बी फ्यूचर में किसी रीजन से किसी भी चीज के लिए हम कंटिंजेंटली लाइबल हो जाए, तो दिस इज माय कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो सिंपली ऑल ऑफ द अबव आर माय कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो योर आंसर शुड बी D, all of the above. Okay. Now fifth पे आते हैं, which of the following is not a mandatory financial statement of a general insurance company as per IRDA regulations. Okay. तो ये क्वेश्चन हमारा इंश्योरेंस कंपनी से आया है। आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपल्सरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी, तो माय आंसर शुड बी डी, कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट अ मैंडेटरी। तो रेवेन्यू इज मैंडेटरी, P&L इज मैंडेटरी, बैलेंस शीट इज मैंडेटरी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ओके। Next is SA 600 deals in matters connected with। आपको एक ऐसे की लिस्ट मैंने पूरी प्रॉपर शेयर करी थी जिसमें सारे ऐसे के नेम्स थे कि कौन सा ऐसे किससे बिलोंग करता है, ओके। मैंने आपको हमेशा से कहा है, 2 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि ये किससे क्या बिलोंग करता है, ओके। तो ऐसे 600 इज रिलेटेड टू यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है ए, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ओके। एज पर SQC 1, तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर, वर्किंग पेपर चैप्टर। ऑडिट में जो आपका पार्ट आता है, मैंने बकायदा हाईलाइट करवाया है आपको हर जगह कि SQC 1 के अकॉर्डिंग मुझे वर्किंग पेपर कितने ईयर्स मेंटेन करने होते हैं। तो as per SQC 1, the audit working papers must be retained by the statutory auditor period of 7 years. So your answer should be C, 7 years. Okay. Now, next, audit documentation is related to, मैंने जैसा अभी अभी आपको कहा था कि हमेशा ऐसे के 2 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन जो उसी लिस्ट में से आया है आपका। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का SA 230 होता है, तो योर आंसर शुड बी बी, SA 230, ओके। कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर का मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताए थे, इवन यस्टरडे मैंने आपको शेयर भी किए थे। ये 4 फॉर्म अच्छे से आप लोग रीड कर ले, ओके। तो यहाँ पे हमारे CRA के
देखते हैं हम auditor submits his reports along with reservations and observation in form number. कॉस्ट ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट किस में सबमिट करना होता है? CRA 3 के अंदर सबमिट करना होता है। ओके, CRA 1 तो हमारा किससे रिलेटेड होते हैं? हमें कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, कौन कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। CRA 2 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का इंटीमेशन देना। दिस इज रिलेटेड टू आवर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। CRA 4 इज रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट का सबमिशन करते हैं। तो यहाँ पे हमसे ऑडिट रिपोर्ट पूछा है, तो दैट इज CRA 3। नाउ नेक्स्ट 10th part, which of the following is or are the benefits of internal financial control? देखिए बात किसकी हो रही है? फाइनेंशियल कंट्रोल की, कि हमारे जो हम अकाउंट्स के ऊपर या फिर जो भी फाइनेंसिंग के ऊपर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं, उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। improved control over financial reporting, yes. Trickling down the ability to operational management, improved investor confidence in entities operation and financial reporting process, all of the above. तो इन सबसे ही हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से बेनिफिट मिल रहा है सभी को। तो यही आंसर ऑल ऑफ दी अबव। Okay, now next is the statutory auditor apprehends a possible material misstatement due to inadequate internal check system. We can say कि yes, ये थोड़ा बहुत हमारा indirect टाइप में क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे आप लोगों को कहा है कि रिस्क एसोसिएटेड है, इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्लास में मैंने आपको बोला था कि ऑडिट रिस्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऑडिट रिस्क मैंने आपको बताई थी 3 टाइप की होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। ओके, तो अब ये जो है हमारी इनहेरेंट रिस्क होती है कि बिना इंटरनल कंट्रोल लगाए जो रिस्क है आपकी कंपनी के अंदर एसोसिएटेड, कि हमारी क्या मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाए, दैट इज कंट्रोल रिस्क। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? इंटरनल चेक सिस्टम लगाने के बाद ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरनल चेक सिस्टम, मतलब आपने कुछ तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए और वो लगाने के बाद वो इनएडिकेट रह गए हैं और अभी भी आपके यहाँ पे क्या है, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो दिस इज माय कंट्रोल रिस्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन रिलेशन टू एडवांसेस मेड बाय बैंक एन ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑडिटर को क्या क्या एडवांसेस दिए हैं बैंक ने, तो देखिए ऑडिटर को सारी ही चीजें चेक करनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन से सब्सिडी कंट्रोल अकाउंट सही ओपन हुए नहीं हुए, कितना ओवरड्यू हो गया आपका उस अकाउंट का, कि एडवांसेस हमने दिए वो एनपीए तो नहीं हो गया, या सारी चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अकाउंट्स, जो भी आप लोगों को हमने एडवांस दिए तो वहां पे आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया या नहीं किया। ठीक है, तो सारी ही चीजें को क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। Which of the following is not a temporary audit file, not a part of temporary audit file? देखिए दो टाइप की ऑडिट फाइल होती है, एक तो होती है हमारी करंट ऑडिट फाइल, एक होती है हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल। ओके, करंट ऑडिट फाइल का मीनिंग क्या होता है? ओनली करंट ईयर से रिलेटेड जो डाटा है जो हमारे करंट ईयर में यूज आने वाले हैं, हम उन्हें कहाँ रखते हैं? करंट ऑडिट फाइल में। और जो चीजें हमारे परमानेंटली यूज आएगी, है ना, या फिर मोर देन 1 ईयर में हमारी यूज आएंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो हम कहाँ पे रखते हैं? हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल में। तो देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट, ये तो हर साल होगा, हर साल होगा, तो पार्ट ऑफ टेम्परेरी ऑडिट फाइल। ऑडिट प्रोग्राम हर साल बनता है तो इज अ पार्ट ऑफ टेम्परेरी ऑडिट फाइल। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिस साल की बोर्ड मीटिंग होगी उसी साल के मिनट्स उस पर्टिकुलर फाइल में रहेंगे, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट फाइल। ओके, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, लीगल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा परमानेंट होता है, ये हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर रहता है। तो आवर आंसर इज डी, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके,
following is not a content of audit report as per कारो। कारो के हमारी आपको पता होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ में हमारा एक कारो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो कारो के कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं जो एक ऑडिटर को उसके ऊपर कमेंट करने होते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस देनी होती हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज से रिलेटेड वहाँ होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट है। बट रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, कितने लोगों का हुआ, ऐसा कोई भी पॉइंट कारो में इन्वॉल्व नहीं है। तो आंसर शुड बी सी। ओके, लास्ट रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनीज एक्ट जो है हमारा, इसमें रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 139। वहां पे सबसेक्शन 9 इज रिलेटेड टू रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो कंपनीज एक्ट का डी आंसर होगा इसका, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। तो ये हुए हमारे एमसीक्यू के आंसर्स। ओके, सारे आंसर्स हमें पता है कि हाँ कैसे होंगे, क्या होंगे। ठीक है, वी कैन से कि हाँ सबसेक्शन और दो क्वेश्चंस जो है हमारे एमसीक्यूज के अंदर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से हम कह सकते हैं कि हाँ आउट ऑफ द सिलेबस थे, नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, वो थोड़े से ट्रिकी थे। आज तक इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। सबसेक्शंस नॉर्मली नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली सेक्शंस पूछे जाते, सबसेक्शंस कभी बहुत रेयरली पूछे जाते। ओके, आइए आगे डिस्कस करते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी आपको पूरा सब्जेक्टिव मिलता है, कुछ आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7। ओके, तो पी स्टेट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का इशू ऑफ शेयर चैप्टर से आया है। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपके टेस्ट सीरीज में भी दिया था, जैसा आपको अभी सर ने डिस्कस किया। तो पूरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए, कुछ शेयर्स री इशू हुए हैं, आपको जर्नल एंट्रीज पास करना था। देन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। ओके, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में कन्वर्जन से रिलेटेड, कुछ पार्टली कन्वर्जन हो रहा है, कुछ पार्टली कैश पेमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। आपको इसमें 3 पार्ट कंप्लीट करने थे कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे आप लोगों के, कितना कैश का पेमेंट होगा। ओके, और जर्नल एंट्रीज क्या पास होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये आप लोगों का। वी कांट से कि हम इसे अटेंड नहीं कर सकते या कुछ भी, बहुत ही सिंपल सा आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन के अंदर P&L एंड बैलेंस शीट दोनों ही बनानी थी। सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल से हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको एडजस्ट करना था, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, P&L में भी जाएगा आप लोगों का, बैलेंस शीट में भी जाएगा। आपकी डेप्रिसिएशन रेट्स गिवन है ना। मैं आपको हमेशा डिस्कस करती हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग गया या नहीं लगा। यू हैव टू फर्स्ट चेक के डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग गया या नहीं लगा। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ कि अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। तो आपको इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर येट टू बी पेड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर से रिलेटेड है। PBDD क्रिएट करना है आपको, इनकम टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाना है आपको, और प्रपोज्ड डिविडेंड है। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। बहुत ही सिंपल से बेसिक से पॉइंट आए हैं, जैसे इजीली आप क्या कर सकते थे, कवर कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू आर बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बहुत ही इजी सा, इवन हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों का कंपाउंडेड हो रहे हैं, फिर आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड निकालना था, सिक्योरिटी दी हुई थी आपकी, और क्या बोल रहे हैं बैलेंस शीट में कैसे आप इसे प्रेजेंट करेंगे, आपको सिर्फ इतना सा बताना था। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। आपका चैप्टर इंश्योरेंस कंपनी से बिलोंग करता है ये।
ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस फंड का गिवन है। ये तो हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव अटैम्प्ट के अंदर वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, तो वही आपको इसे प्लस माइनस करके बताना था कि जिस भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट अप चला जाता है आप उसे प्लस कर देते हैं और जिससे भी कम होता है आप उसे माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। देन एम्प्लॉय बेनिफिट वाले एएस में से, ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट काउंट किया था कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी इस टाइम के लिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, देखो। ठीक है, आपके इंड AS 19 से रिलेटेड है आप लोगों का कि कैसे बोनस हम उन्हें देते हैं। ठीक है, आप लोगों का कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कितना टर्नओवर रेट है आप लोगों का, और कितना आप लोगों का क्या होता है, बोनस का पेमेंट होता है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने भी हमारी क्लासेस में कवर किया था। ओके, दिस इज रिलेटेड टू इंड AS 19। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन डाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जस्ट आपको बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आएगा। तो आपको इवन एनपीबीटी भी कैलकुलेट करके दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स बट आफ्टर टेकिंग दीज फॉलोइंग आइटम्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही सिंपल सा था। डेप्रिसिएशन आपको प्लस कर देना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्योंकि नॉन कैश है प्लस कर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड है, आइटम पर्टेनिंग टू IAFA है, एक्सपेंडिचर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने 150 की चीज को 160 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ तो 10,000 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, हमारी इनकम है, आइटम पर्टेनिंग टू IAFA माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्सेस पेड आपके माइनस हो जाएंगे और आपको करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। असेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है अकॉर्डिंगली। ओके, बहुत ही सिंपल सा हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं हमारे ऑडिट वाले पार्ट पे। ऑडिट वाले पार्ट के अंदर देखिए, डिस्क्राइब द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, आपका इंटरनल चेक सिस्टम कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपको इंटरनल कंट्रोल वाले एरिया से आपको ये दिया है। नेक्स्ट हमारे कंपनी एक्ट वाले जो सेक्शन है उसमें से आपको सेक्रेटरियल ऑडिट दिए। ये तो हमारे लास्ट अटैम्प्ट के अंदर क्वेश्चन सेम आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, आपको ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में डिफरेंसेस लिखने थे। NFRA को डिटेल में समझाना था। NFRA क्या है, लास्ट अटैम्प्ट से डॉक्टर इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है, ये क्वेश्चन है उनसे NFRA के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट के लिए आपको कैसे एक ऑडिट प्लान बनाना है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है, ये सारी आपको लिखनी थी। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कोऑपरेटिव नाम से ही इसके सारे पॉइंट्स मैंने लर्न करवाए थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। एंड डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है ये हमें लिखना है। सेक्शन 139 से रिलेटेड गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होगा। तो ऑडिट बहुत ही सिंपल सी थी और एडवांस का सब्जेक्टिव पेपर तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है ना, नॉट हम नहीं बोल सकते कि एकदम ही इजी आया है। ठीक है, लेवल अच्छा था, थोड़ा सा पेपर लेंदी था। ओके, आप लोगों के MCQ में वीकेंड से कि हाँ 3-4 थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी ओवरऑल चैप्टर आपका बहुत अच्छा था। ओके, पूरा पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा था। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।